हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 17 ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हम इस समय कोलिजन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कोलिजन्स की ये थर्ड वीडियो है, जिसमें लास्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एक प्रॉब्लम हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में प्रोजेक्टाइल पे ही मैं आ रहा हूँ अभी। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से हम इंक्लूड कर रहे हैं कोलिजन को, और प्रोजेक्टाइल प्लस कोलिजन के मिक्सचर कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि एक प्रोजेक्टाइल हमने पॉइंट ओ से फेंका, एट अ वेलोसिटी वी, एट अ वेलोसिटी यू, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमने फेंका था, लेकिन रास्ते में एक दीवार है। रास्ते में दीवार है, वो बॉल जो है वो दीवार से टकराई, और टकराने के बाद कुछ डिस्टेंस x2 पे वापस आई। दीवार कितने कितने डिस्टेंस पे थी? ओ से x1 डिस्टेंस पे थी। अगर दीवार नहीं होती तो पूरा कंप्लीट होता प्रोजेक्टाइल, जो आपको मालूम है कैसा होता। लेकिन वहां से टक्कर खाने के बाद ये प्रोजेक्टाइल जो है वो वापस आया। अब हमने समझना है यहां पे अच्छे से कि अब ये डिस्टेंस x2 जो निकालना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट, कोलिजन के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के भी कॉन्सेप्ट यहां पे लगेंगे। लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ को आप अच्छे से सुनना। प्रोजेक्टाइल के थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर चाहिए, नहीं तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ज़रा कोलिजन के कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दूंगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको आने चाहिए। तो देखो हम किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस, आपको अच्छे से समझना है इसको। देखो, सबसे पहला काम, इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ है? ये इस पॉइंट की ये वेलोसिटी है, ये। ठीक है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ये आपका v हो गया। मतलब कोलाइड कितनी वेलोसिटी के साथ किया? ये वॉल को v वेलोसिटी के साथ कोलाइड किया। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो आपकी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो आपकी लाइन ऑफ मोशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, लाइन ऑफ मोशन है। जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है, ये आपकी वॉल थी, वॉल के साथ बॉल इधर टकराई, टकराई तो लाइन जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो इधर बनेगा, बॉल का इधर बनेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन होती है, उन नॉर्मल रिएक्शंस की जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिजन बोलते हैं, लाइन ऑफ नॉर्मल बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, तो इसलिए लाइन ऑफ नॉर्मल कैसी होगी वो भी मैं बनाने लगा हूं। देखो, लाइन ऑफ नॉर्मल, दिस इज लाइन ऑफ नॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट इन ओब्लिक। यही डिफिकल्ट माना जाता है कोलिजन में, जब आपकी ओब्लिक कोलिजन हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओब्लिक कोलिजन। तो ये यही टफ माना जाता है। लेकिन अगर एक एक स्टेप को आप अच्छे से सुनोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला। आप प्लीज़ एक एक बात को बड़े अच्छे से सुनो, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, इफ़ यू कैन सी, कि मैंने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। वन इज along दिस लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट, one is along the line of impact, other is perpendicular to the line of impact। ठीक है, ये एंगल थीटा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कुछ और एंगल होगा जिसकी मुझे यहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जब आपको Vx और Vy पता चल जाएगा, आप ये एंगल भी पता लगा सकते हो। लेकिन पहले मैंने Vx और Vy बनाया। आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो कि जब ये कोलाइड यहां किया, प्लीज बड़े अच्छे से सुनना मेरी हर बात को। जब ये यहां पे कोलाइड किया तो Vx और Vy मैंने बनाया है। Vx इज परपेंडिकुलर, सॉरी, Vx is along the line of impact. Vx is along the line of impact, and Vy is perpendicular to line of impact.
फाइन। तो आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इसका रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट जो है वो ई है, वो मालूम है यार, वो ई है, वो ई की टर्म्स में ही हम निकालने वाले हैं। ई इक्वल टू 1 तो सिर्फ कब होता है, जब आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पे ई की टर्म्स में ही मैं आंसर निकालने वाला हूँ। कोई जब मैं ई की टर्म्स में निकाल दूंगा आपको आंसर, तो जब कोई बोलेगा इलास्टिक कोलिजन है तो आप ई की वैल्यू 1 डाल देना एंड गेट द रिजल्ट्स। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस बात को पहले अंडरस्टैंड करोगे एक एक चीज़ को अच्छे से। अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम्स को करने से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एक साथ। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो आपने ये देखा पहले क्या बना, मैंने क्या बोला आपको कि ये एंगल थीटा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो लिख के रख लो कि ये एंगल अल्फा है, बट इस एंगल अल्फा की मुझे इस कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। फाइन, तो अभी मैं उसको हटा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, ये आपका ये डायग्राम पहले अंडरस्टैंड की हमने, वी एक्स और वी वाई बना लिया। फिर मैंने एक बात आपसे करनी है कि जो वी वाई है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन वी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो ई वी एक्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो ई वी एक्स बन जाएगा। ये समझने वाली बात है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका वी एक्स है वो ई वी एक्स बन जाएगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। पहले ये डायग्राम आप नोट करो और बड़े अच्छे से बना लो। अब समझना ज़रा आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वो मैंने मिटा दिया बिफोर कोलिजन वाला। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या वी एक्स जो वी वाई है वो वी वाई ही रहने वाला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो जो है वो उल्टा भी हो जाएगा, वो उल्टा भी हो जाएगा। ये देखो, ये आपने समझना है। आप पहले देख लो, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जब आपका वी एक्स था उससे बिल्कुल आप देख सकते हो वहां पे ये क्या बन जाएगा, ई वी एक्स। ई वी एक्स बन जाएगा, ये बात समझना। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूं, जो आपका वी है ना आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन वाला वी है, उसके कंपोनेंट वहां दिखाए थे, ठीक है। अब वो कहां बन जाएगा, अब वो कहां है, इन दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल उन दोनों के बीच में आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। आफ्टर आफ्टर कोलिजन तो ऑब्वियसली यहां जाने वाला है, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, कि आफ्टर इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब आपने नोट कर लो। अब इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि अगर ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वर्टिकल कंपोनेंट वही रहा वी वाई। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वी वाई है उसमें चेंज नहीं आई, जो वी वाई है उसमें चेंज नहीं आई, ठीक है। पहली बात ये समझोगे आप। अगर ये दीवार नहीं होती तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया होता, इतनी बात हमें समझ आ गई। इस पूरे प्रोजेक्टाइल को होने में, पूरे प्रोजेक्टाइल को होने में कितना टाइम लगना था, इस पूरे प्रोजेक्टाइल को होने में, कैसे मैं दिखा सकता हूं इसको, ठीक है। उसको उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, विच कैन आइदर बी रिटन एज 2u y अपॉन जी। यहां से रहने दो। मतलब जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड किस पे करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे। 2u साइन थीटा अपॉन जी इज द टोटल टाइम पीरियड। जो इसके मतलब कि टाइम जो है ना, इससे मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये जो टाइम है ना यहां, ये वाला जो इसके आगे का टाइम पीरियड है, ये उतना ही है। ध्यान देना प्लीज। ये टाइम जो है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट पे। वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, इसलिए टाइम ना, मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, इसको नोट करके रखो, कि जब ये टक्कर खाने के बाद आफ्टर कोलिजन यहां आने वाला है,
जब यहां आने वाला है, ठीक है, जब यहां आने वाला है तो यहां पे इस ग्रीन वाले को जो टाइम लगेगा ये उतना ही टाइम होगा, अगर दीवार नहीं होती आगे जाते टाइम उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? दोबारा बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से नोट करो अपने पास। मैंने बोला था पहले कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि जो आपका देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब टाइम के हमने फॉर्मूले को देखा 2u sin थीटा अपॉन जी, तो हमें पता चला कि जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट बोलने की जरूरत नहीं है, काम किसका है? वर्टिकल कंपोनेंट का। हमने देखा कि कोलिजन के होने पे यू वाई वी वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा, वी वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का यहां पे वर्टिकल था वो वर्टिकल कंपोनेंट वही रहा। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो होगा क्या कि जो टाइम इधर आगे लगना था, मतलब मान लो इसको टाइम लगना था अगर t2, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा? t2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझने वाली, ये टाइम सेम लगेगा। जो आपकी रेंज का फॉर्मूला होता है उसमें यू एक्स होता है, जो आपकी रेंज का फॉर्मूला है उसके अंदर यू एक्स होता है, 2u(x)(u)y होता है। उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा u cos थीटा अपॉन जी। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो वो सब मैंने आपको पहले ही बताया था, वो तो उसमें आप उसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो, 2u(x)(u)y अपॉन जी। तो ux तो यहां पे चेंज हो रहा है, तो यानी कि रेंज तो चेंज होगी। मतलब जितना इसने आगे जाना था उतना ये पीछे नहीं आएगा, उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो इसको यहां आगे लेके जा रहा था, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos अल्फा, यू नहीं वी। कितना था? v cos अल्फा। अल्फा मैंने बताया आपको जरूरत नहीं है, मैं से बात कर रहा हूं, u cos अल्फा। लेकिन वो तो बन गया EU cos अल्फा टक्कर खाने के बाद, यानी कि वो तो कम हो गया। तो कम हो गया तो हमारी डायग्राम में उल्टा बना है, हमने इसको कम बनाया, ये ज्यादा बना दिया है। डायग्राम से क्या करना है, अगर ये यहां गिरा, अगर ये इसने जो डिस्टेंस आगे कवर किया, मान लो ये n किया, n1 किया, तो ये n2 होगा और n2 कम होगा n1 से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर करना है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। वर्टिकल तो चलो चेंज होता नहीं, लेकिन यूएक्स जो है वो तो चेंज हो चुका है। तो यूएक्स चेंज हो चुका है तो इसलिए ये चेंज बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। वो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन टाइम सेम रहेगा। जो T2 यहां लगा वही T2 यहां लगेगा। इस बात को बड़े अच्छे से आपने पहले अपने पास नोट करके रख लो। अब आती है सारी कहानी किसकी, अब मैं आपको बताता हूं। ये डिस्टेंस x1 कैलकुलेट करो पहले, ये x1 किसके बराबर है मैं बताता हूं आपको सारा। इस टाइम ये टोटल टाइम पीरियड आपका ये वाला है। इस पूरी फ्लाइट को होने में कितना टाइम लगा इस t, वो तो मैंने लिख दिया आपको। इधर से लेके इधर तक कितना टाइम लगा इस क्या, इधर से लेके दीवार तक कितना टाइम लगा, डेट इज t1। उसको कितना टाइम लगा, डेट इज कॉल्ड t1। और बाकी टाइम आगे लगना था जो वो t2, वो इधर हो या इधर हो एक ही बात है। तो इसलिए मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। पहले ये आपको भी समझ आ जाना चाहिए, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये बात क्लियर हो गई, इसको भी नोट करके रखो। फिर दूसरी बात एक और की, अब ये x1 डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा और x2 डिस्टेंस कितना टाइम लगा, वो कैलकुलेट करते हैं जरा। x1 तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने बोला है कि x1 डिस्टेंस के ऊपर दीवार है। सब समझाऊंगा मैं, आप पहले मेरी बात सुनते जाओ। तो मैं लिखूंगा कि इस प्रोजेक्टाइल ने, दीवार कितनी दूर है x1, तो दीवार x1 दूर है, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x1। इसलिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे आप x1 x2 को कैलकुलेट करने के लिए, sx इज इक्वल टू ux t, ux t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ए एक्स तो जीरो होता है आपको मालूम है इधर, वो भी मैंने आपको बोला था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिखा, आप ध्यान देना प्लीज, क्या मैंने लिखा, x1 इक्वल टू, क्या लिखा, x1 इक्वल टू u cos थीटा इंटू T1। देखो, x1 इक्वल टू यू कॉस थीटा T1, x2 इक्वल टू, x2 चेंज होगा, x2 में जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, EU cos थीटा के, सिर्फ यही कंपोनेंट चेंज होता है, तो EU cos थीटा T2, तो T1 इक्वल टू x1 अपॉन यू cos थीटा, T2 इक्वल टू x2 अपॉन EU cos थीटा, EU cos थीटा, ये लिखा आपने जब। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आपको पहले भी लिख के दिया मैंने, T इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस T2। इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि x2 अपने आप निकल जाएगा, देखना कैसे। देखो, T की इक्वेशन क्या थी, T की इक्वेशन थी 2u साइन थीटा टोटल T की, अपॉन G इक्वल टू x1 अपॉन, T1 की इक्वेशन लिख रहा हूं, x1 अपॉन u cos थीटा, और T2 की इक्वेशन है x2 अपॉन EU cos थीटा। ये जब आपने लिख लिया, अब आप सोचो कि इस इक्वेशन से x2 निकलेगा या नहीं निकलेगा। u आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, थीटा आपको गिवन होता है, g आपको पहले से मालूम होता है, x1 दीवार कितनी दूर थी वो भी आपको गिवन है, तो u, बाकी क्या चाहिए, थीटा जब गिवन होगा, u गिवन cos थीटा निकल गया, e भी आपको गिवन होता है, तो इस इक्वेशन को यूज करके यू कैन कैलकुलेट x2। बस आपने इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपने लिख देना है कि इस इक्वेशन को यूज करके हम कभी भी x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज अपने पास नोट करके रखो। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूं कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको इसके बेस पे कि भाई u इक्वल टू गिवन होगा आपको कितना, u इक्वल टू गिवन होगा आपको कि आपको बोला होगा कि एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका ग्राउंड से एट एन एंगल विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 100 meter per second and making an angle of 37 degree with the horizontal. E between the ball and the wall is this one. Wall is at a distance of 360 मीटर। इसका मतलब नहीं कि अब आप फॉर्मूला यूज करोगे, करना आपने वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपने कोई फॉर्मूला यूज करके नहीं करना है कि डायरेक्ट उस इक्वेशन के अंदर ये डाल दोगे। जब आपने एग्जाम में करना है तो आपको आपका मेथोडोलॉजी वही होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताई, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने जैसे आपको सिखाया मैंने। मैं आपको इसको मतलब कि आपको फार्मूला की कोई डेरिवेशन नहीं है कि डेरिवेशन आप याद कर लो इसमें और उस तरह से चलेगा। फिर से आपको x2 निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो वॉल दी है, प्रोजेक्टाइल है, सब लैंग्वेज में दिया होगा। मैं आपको लैंग्वेज नहीं दी, ये नोट कर लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपने बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वही रूल है जो कोई और कोई रूल, दिमाग में आपके क्या आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया बिल्कुल वही डायग्राम बना लेनी है आपने डायग्राम बना लेनी है सबसे पहले कि भाई होगा क्या, जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से ये डायग्राम है, इधर आएगा, इधर टक्कर खाएगा, इसकी ये वाला कंपोनेंट इधर था, ये इधर दीवार है। ठीक है, इसका ये इधर है, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, फाइन। ये था बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। ऑन कोलिजन या बिफोर कोलिजन आप बोल सकते हो। ये वेलोसिटी इसकी v है। ठीक है, फिर आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन ये देखो, ये तो उधर ही रहेगा लेकिन ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा भी हो जाता है और इसकी वैल्यू e से मल्टीप्लाई भी हो जाती है। अगर ये vx है, ये vy है, तो ये क्या होगा vy, ये होगा evx, ये क्या होगा evx। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो vx होता है ना, vx याद रखो प्लीज, जो vx होता है वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता वेलोसिटी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो vx किसके बराबर होगा, vx इक्वल टू होगा u cos थीटा। बस सेम कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकालो। t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 लिखो, T1 प्लस T2 लिखो, फिर x1 इक्वल टू, x1 दिया हुआ है आपको 360 इक्वल टू, सब वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज की टर्म्स में इनको इक्वेशंस को डालो एंड गेट द रिजल्ट।
कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा दे दिया, मैंने आपको बिना वैल्यूज़ के पहले क्वेश्चन करके दिया, आपने वैल्यूज़ के साथ इस क्वेश्चन को करना है। आंसर जो आता है वो शायद x2 का आंसर 300 आएगा आपका। x2 का आंसर चेक कर लेना, 300 आना चाहिए, 300 मीटर। अभी तक हम वो क्वेश्चंस कर रहे थे जिन क्वेश्चंस के अंदर एक बॉडी रेस्ट पे थी और दूसरी बॉडी उसको हिट करती थी। और मेजर कॉन्सेप्ट हम जिस पे काम किया हमने अभी तक, चाहे वो ओब्लीक हो या हेड ऑन हो, हमने जो काम किया उसमें ये था कि अगर एक दीवार के साथ एक बॉल यू वेलोसिटी के साथ टकराएगी तो जब वापस आएगी तो ई यू के साथ आएगी। ओब्लीक में क्या करते हैं और हेड ऑन में क्या करते हैं? हेड ऑन में तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ओब्लीक के टाइम पे आपने वही कंपोनेंट लेना है। आपने अपनी वेलोसिटी को जो अपॉन हिटिंग जब कोलाइड करती है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है, along the line of impact and perpendicular to line of impact। along the line of impact और perpendicular to line of impact, उसको आपने उसके दो कंपोनेंट बना लेने हैं। और दो कंपोनेंट बनाने के बाद उसका जो कंपोनेंट along the line of impact है वो चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड भी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट पे हमने अभी तक काम किया। लेकिन अब हम कोलिजन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये डेरिवेशन जो मैं अभी आपको करवाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि ये इसमें दोनों बॉडीज़ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। उसके अंदर क्या होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ आपके साथ। जैसे ये दो बॉडीज़ हैं, पहले भी मैंने जब आपको समझाया था मैंने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन अभी मैं और डिटेल देने वाला हूँ आपको इसकी। दिस बॉडी फर्स्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u1, बॉडी सेकंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u2, बट u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर ये ग्रेटर देन नहीं हो तो कोलिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पीछे से आके इसको कोलाइड किया इसने, और पीछे से आके कोलाइड करने पे क्या हुआ, ये जो बॉडीज़ हैं जब कोलिजन करती हैं ना तो इन दोनों का जितनी भी मोमेंटरीली जो भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ये आपस में जब चिपकी, जब इनका कोलिजन हुआ, कोलिजन होने पे क्या होता है, दो इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शंस इस पे एक्ट करती हैं। इस तरह से, ठीक है। ये बॉडीज़ क्या कर रही हैं, अब देखो ये जो बॉडी फर्स्ट है इसने दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई। जो स्लो बॉडी थी, स्लो बॉडी कौन सी है, 2, ठीक है, तो वो तो आगे उसको जाने नहीं दे रहा, तो ये क्या होता है, ये डिफॉर्मेशन इनकी स्टार्ट होती है। दिस इज स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, मैं इसको डिफॉर्मिंग लिखूंगा। द बॉडीज आर डिफॉर्मिंग राइट नाउ, इधर डिफॉर्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आप समझो ना प्लीज, कि जो कौन ज्यादा है, u1 ज्यादा है। u1 चाहता था कि वो आगे निकल जाए, लेकिन रास्ता अब जगह तो है नहीं, रास्ते में कौन आ गया, 2, तो वो उसकी शेप ही चेंज कर देगा, u2 की जो सेकेंड बॉडी है उसकी शेप ही चेंज कर देगा। और जो 2 वाली बॉडी है वो हिलना तैयार नहीं है। वो किसकी शेप ऑब्वियसली टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो पंगे 1 वाला 2 के साथ कर रहा है तो अल्टीमेटली 2 वाले को भी वो रिएक्शन फेस करना है उसकी वजह से। तो इसलिए क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन दोनों की स्टार्ट होगी। और दोनों की डिफॉर्मेशन जब स्टार्ट होगी, इफ यू कैन नोट दिस, कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ, ये जो फोर्स इस तरफ लग रही है इसकी, और इसकी फोर्स जो इस तरफ लग रही है, ये ध्यान देना, ये बॉडी जो स्लो वाली थी उसकी स्पीड बढ़ने लगी, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ने लगी, और इसकी स्पीड जो है वो कम होने लगी। समझो, डायरेक्शन देखो वेलोसिटी की, दोनों की इधर फोर्स की डायरेक्शन या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब वेलोसिटी के साथ फेवर करती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब अगेंस्ट होती है तो वेलोसिटी कम होती है। इसलिए 1 की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और 2 की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फाइन, समझ आ गया। फिर इनकी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगी। एक स्टेज आएगी जब इनकी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। साइज मत देखो इस समय बॉडीज का, ठीक है, इस समय दिमाग कॉन्सेप्ट पे लगाओ। तो यहां पे इनकी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगी। डिफॉर्मेशन मैक्सिमम तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, जब दोनों की वेलोसिटी वी वी हो जाएगी। जब दोनों की वेलोसिटी वी वी हो जाएगी तो दोनों का, क्यों आप सोचो खुद कि तब जितना उसने एक दूसरे के अंदर उन्होंने एक दूसरे को डिफॉर्म करना था वो कर दिया। अब क्या होने वाला है इस स्टेज के बाद, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगी, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगी इस स्टेज के बाद क्या होना है आप बताओ। इसके बाद अभी भी ये इधर ही लग रहा है, ये अभी भी नॉर्मल रिएक्शन इधर ही लग रहा है। 1 वाले का 2 पे, 2 वाले का 1 पे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब ये और कम होना शुरू हो जाएगा। कौन सा, सॉरी,
ये 1 वाला और कम होना शुरू हो जाएगा, ये और बढ़ रहा है। तो जब इन दोनों की वेलोसिटी के बाद इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी तो अब ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, अब ये रिफॉर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये स्लो पड़ने लगा। कौन? ये वाली जो 1 वाली वेलोसिटी है और कम हो गई, और ये वाली वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है। तो अब इनके बीच में जो गैप कम हुआ था अब और बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इनकी रिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अब इसको लिखो रिफॉर्मिंग। अब ये रिफॉर्म कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो रहा है? अब ये बढ़ रही हैं और एक स्टेज आएगी जब ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगी। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, और ये गारंटीड होता है कि जो v1 है वो जो v2 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? v1 से। ज़्यादा किसका था पहले? 1 का, और कम किसका था? 2 का। अब उल्टा हो जाएगा, जो ज़्यादा वाला था वो कम हो जाता है, जो कम वाला होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये इस स्टेज की हमने बात सीखी वो ये थी, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो जर्नल थियोरी थी, किसी को नहीं भी पता चला हो तो चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो मेन बात इसमें सीखनी थी वो ये है कि भाई दो बॉडीज़ थी, अच्छी भली चल रही थी दोनों, लेकिन पीछे वाले को कोई प्रॉब्लम हुई, उसने आगे वाले को पीछे से ठोक दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी अब हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। हमने डेरिवेशन करनी है, ठीक है, हमने डेरिवेशन ये करनी है कि हमने ये बताना है कि अल्टीमेटली ये v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी। अल्टीमेटली v1 और v2 की वैल्यू क्या गिवन होगी। इनका मासेस जो हैं वो m1 और m2 हैं। मासेस ऑब्वियसली चेंज नहीं होते, मासेस नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन वेलोसिटीज उनकी चेंज हो गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है इन दो बॉडीज के बीच में, विच इज़ इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से मालूम है, ठीक है। और हमें एक बड़ी अच्छी से पता होनी चाहिए एक बात, क्या कि जब ये बॉडीज़ कोलाइड करती हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है। ऑन कोलिजन इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स मैंने जो अभी बताई आपको वो लगती है, लेकिन जो इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स लगी वो इंटरनल भी है, और वो उसने एक दूसरे को कैंसिल भी कर दिया, और उसने किसी भी एग्जिस्टिंग फोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं की। इसलिए एक मोमेंटम कंजर्व रहता है, और क्या आता है? m1u1 प्लस m2u2, दिस वाज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज इज ऑफ द सिस्टम, यू कैन से, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अननोन्स कितने हैं आपके? जल्दी बताओ। अननोन्स दो हैं। कौन कौन से? v1 और v2। m1 m2 u1 u2 आर गिवन टू यू। You are expected to calculate v1 and v2 from these two equations. When equations are 2 and unknowns are 2, there should not be a problem to solve these questions. ये दो इक्वेशंस को यूज़ करके मैंने इसको अब सॉल्व करना है, और मैंने रिजल्ट निकालना है कि किस तरह से मेरा रिजल्ट आएगा ऑन कोलिजन, ठीक है। अब इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कैसे इसके आगे हम प्रोसीड करें। ये दो इक्वेशंस जो हमने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं क्या निकालूंगा? मैं फर्स्ट इक्वेशन में से v2 की वैल्यू निकालता हूँ, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी देखना ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन से v2 इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। ये जो आपकी वैल्यू आई ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप किस में? दिस इज मेक दिस इक्वेशन नंबर 3 और लिखो सब्स्टिट्यूट 3 इन सेकेंड। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा सेकंड में? देखो, m1v1 प्लस m2v2। v2 की मैंने वैल्यू अभी निकाली, तो v2 की जो वैल्यू निकाली वो डाल दो। क्या बना? e u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। और इक्वल टू, मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिखी है, घबराना नहीं। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड जो है वो मॉडिफाई करके ये बन गई। इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि आपका v1 आप कॉमन ले सकते हो, तो मैं जब v1 कॉमन लूँगा और इसको सॉल्व करूँगा तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। आप इसको थोड़ा एक स्टेप आप एक्स्ट्रा करना, मैं ज़रा
चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या बनेगा, M1V1 प्लस M2E, यहाँ ऐसे लिख दो M2V1, ठीक है, M1V1 प्लस M2V1 प्लस M2E U1 माइनस U2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, ये आपकी इक्वेशन बन गई जो मॉडिफाई करके यहां से अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसमें से हम V1 कॉमन लेंगे, वो बन जाएगा M1 अपॉन M2 और ये माइनस कर देंगे इस तरफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका ये आएगा, देखना जरा, मैंने क्या बोला, यहां से मैं V1 कॉमन लेने वाला हूं, ठीक है, V1 कॉमन लेने वाला हूं, इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर लिखने वाला हूं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन आप देखना मैं प्लस ही लिखूंगा और प्लस लिख के U2 और U1 को उल्टा कर दूंगा, ये M2 लिखो इधर। क्या बनी आपकी इक्वेशन, आप देखना जरा क्या बन गया, V1 की वैल्यू क्या आ गई, और ये इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए दोनों। तो V1 इक्वल टू क्या बन गया, M1U1 प्लस M2U2 M1U1 प्लस M2U2 प्लस है माइनस, लेकिन प्लस क्यों लिखा मैं, क्योंकि उसको उल्टा कर दूंगा। ये देखो, याद करने में इजी हो जाता है, ये फॉर्मूला मुझे याद रहना चाहिए, ठीक है। और V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, M1V1 M1U1, सिमिलरली सॉरी ये काम छोड़ गया मैंने, इधर हमने V1 कॉमन लिया था तो इधर ये M1 प्लस M2 भी आएगा ना, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल है बड़ा। V1 वाले टाइम में देखो, V2 का फॉर्मूला याद करोगे ना तो आपको V1 देखना आपने, उसमें भी सेम आने वाला है, देखो सब सेम आने वाला है। जैसे मैंने ये ड्राइव किया वैसे आप खुद वो भी ड्राइव कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी सिमिलरली लिख सकते हो। सारा का सारा सेम है, न्यूमरेटर भी लगभग सेम है, लेकिन 2 की जगह M1 है, 1 वाले में 2 है और 2 ही पहले है। U2 में भी U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 दोनों में है, लेकिन 2 वाले में 1 पहले, 1 वाले में 2 पहले, 2 वाले में 1 पहले। अभी मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे U1 माइनस U2 आएगा, ये ठीक है, इसको लिख लो आप अच्छे से, अपॉन ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फिर कई बार बोर्ड वाले ना बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए ड्राइव करना था। इलास्टिक कोलिजन के लिए आप लिख दो भाई, ये मैंने तो आपको ई की कोई भी वैल्यू ले ली, लेकिन आपने मुझे बोला है कि इलास्टिक के लिए ड्राइव करना है, तो आप ई की वैल्यू 0 डाल लो, सॉरी ई की वैल्यू 1 डाल दो। ई की वैल्यू 1 डालने पे जो आंसर आएगा दैट इज द रिजल्ट फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है बेसिकली बोर्ड में, वो उसमें सिर्फ आपको इलास्टिक कोलिजन ही है। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम है छोटी सी, उसको आप करोगे ट्राई, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज बताता हूं कैसे कैसे, सिंपल प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल बोर्ड लेवल प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, 2 बॉडीज दी हैं आपको 4 kg, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैंने ऊपर ड्राइव किए, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये वैल्यूज दी हुई हैं क्या, 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या लिखना है देखना ज़रा ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फाइंड V1 V2, वो तो आपको पता ही है क्या निकालना है हमने, फाइंड V1 एंड V2, और 3 पार्ट्स हैं इसके, E इक्वल टू 1 के लिए भी करो, E इक्वल टू 0 के लिए भी करो, और E इक्वल टू 1/2 के लिए भी करो। इलास्टिक कोलिजन के लिए भी करो, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए भी करो, और इन इलास्टिक के लिए भी करो। पार्शियली इन इलास्टिक भी बोलते हैं इसको लास्ट वाले को, या इन इलास्टिक भी बोलते हैं। क्या करेंगे देखो, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। M1 वैल्यूज डालो, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, V1 V2 निकालना है। M1 इक्वल टू 4 kg, छोड़ दो, वैल्यू तो डालनी है हमने। M2 इक्वल टू 2, U1 इक्वल टू 10, U2 इक्वल टू -5। बस ये बात आपको बतानी थी, जब ऐसे उल्टा होगा तो ये -5 आना ही था, बस ये सारी कहानी है। सारे उसी फॉर्मूले में डालो, E की वैल्यू 3 दी हुई है आपको, पहले 1 के लिए निकालो, फिर 1/2 के लिए निकालो, फिर 0 के लिए निकालो, ठीक है। तो क्या आंसर है, पहले वाले का आंसर आता है आपका, फर्स्ट वाले का आंसर है, मैं आगे लिख देता हूं, फर्स्ट वाले का आंसर V1 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है ही है, V2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड वाले का आंसर, सेकेंड वाला है कौन सा, सेकेंड वाला है 1/2 वाले का, 1/2 वाले का, या सेकेंड मैंने 0 लिखा था तो 0 का लिख देता हूं पहले। V1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू V2, दोनों बराबर आते हैं यहाँ। और थर्ड वाले में V1 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड
और v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ न्यूमेरिकल उधर डालना है वैल्यूज़ और कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल है ये। थैंक यू वेरी मच।